तो मेसी का नाम तो सबने सुना ही होगा। कुछ लोगों के लिए वो अनडिस्प्यूटेड गोट है, पर जो उसके क्रिटिक्स हैं उनके हिसाब से मेसी को हमेशा फेवरेटिज्म मिलता है फीफा की तरफ से, गुरुजी का प्यार मिलता है कहीं ना कहीं, चाहे वो कंट्रोवर्शियल पेनल्टीज हो या कुछ ऐसे बैलन डोर जो वो कभी डिजर्व भी नहीं करता था। आज हम फेक मिथ्स को एक्सपोज करेंगे और जो सच है वो सामने लेकर आएंगे इस वीडियो में। क्या फीफा सही में मेसी को फेवर करता है या वो बस एक अफवाह है? तो पहले हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, और अभी एक बहुत ही जोरदार रिसेंटली मैच गुजरा है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का। और तुम लोग को पता ही है बहुत सारा लफड़ा चल रहा है, बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं कि वो रिग्ड है मैच और वहां पे गोल डिसअलाउड किया गया था, वो गोल डिसअलाउड नहीं था, और सलाह का जो डाइव था वो फॉल था, वो फॉल क्यों नहीं दिया, इन सब पे जो डिबेट चल रही है अब उस पे आ जाते हैं हम थोड़ा। तो जैसा कि सबको पता है उस मैच में अर्जेंटीना 2-0 से हार रही होती है और फिर खतरनाक कमबैक मार के 3-2 से मैच जीत जाती है। तो उस मैच में देखो शुरू में अर्जेंटीना तो बहुत खराब खेल रही होती, सीधी सी बात है, सबको पता है 2-0 से तुम अगर हार रहे हो, लीड खा के बैठे हो तो तुम खराब खेलो। लेकिन फिर जो लास्ट के कुछ मिनट से, स्पेशली लास्ट के 15-20 मिनट, उसमें जो अर्जेंटीना टर्न अराउंड करती है, मेरे हिसाब से वो अभी तक का पूरा वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यही क्लेम कर रहे थे कि इजिप्ट के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वहां पे तुम ये भी तो देखो यार, इजिप्ट ने कितना ब्लंडर करे हैं। इजिप्ट से डिफेंड नहीं हुए 2 गोल की लीड, भाई तुम सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे नहीं कर रहे हो, उसके बाद जब तुम 3 गोल खा गए हो तो तुम रो रहे हो रेफरी के डिसीजंस पे, ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है कि उस पूरे मैच में जो फ्रेंच रेफरी थे उनको पकड़ के पूरे इंटरनेट में सबने दबोच रखा था, छोड़ नहीं रहे थे कि तुमने फाउल कैसे नहीं दिया, रिग्ड है ये मैच, अर्जेंटीना को यहाँ फेवर करा गया है। तो आओ गाइस हम थोड़ा इस मैच को एनालाइज करते हैं कि ये फाउल था कि नहीं था। तो 93rd मिनट चल रहा था, मोहम्मद सलाह बॉल लेके जा रहे होते हैं और सामने हुलियन अल्वारेज आते हैं जो सलाह को चैलेंज करते हैं और सलाह वहां पे गिर जाते हैं। और उसके बाद अर्जेंटीना का जो पूरा बिल्डअप चलता है और वो जाके वो गोल मार देते हैं। तो उसके ऊपर जो रेफरी है उनको पकड़ के पेला जा रहा था कि तुमने फाउल नहीं दिया। तो जब मोहम्मद सलाह गिरते हैं उसके बाद रेफरी मैच नहीं रोकते और रेफरी कहते प्ले ऑन, गेम चलते रहना चाहिए। जिसके बाद अर्जेंटीना का विनिंग गोल आता है जो एंजो फर्नांडिस बहुत जोरदार हेडर मारते हैं काउंटर अटैक पे। जिसके बाद इजिप्ट की पूरी टीम और जो उनका कोच वगैरह होता है वो एकदम खिसिया जाते हैं, पागल हो जाते हैं, सब कहते हैं कि यार पेनल्टी नहीं दी गई, यहाँ पे हमारे साथ जस्टिस नहीं करा गया है। और जो वीडियो एविडेंस आए थे उसमें देख के ऐसा लग रहा था कि जो अल्वारेज थे वहां पे उन्होंने सलाह के पैर पे मार दिया है, जिससे लोग आ रहे थे कि यहाँ तो पेनल्टी मिलनी चाहिए, हर जगह डिबेट चल रही थी पेनल्टी है कि नहीं है। लेकिन बाद में जो दूसरा कैमरा एंगल आया है फीफा में, जो चीफ है रेफरीज के, वो आगे खुद बोलते हैं कि ये फाउल नहीं है, और वो ये भी बोलते हैं कि अल्वारेज और सलाह का जो वहां पे बूम भड़ाका हुआ था उससे पहले अल्वारेज ने बॉल टच कर ली थी, सलाह को नहीं जाके मारा था। और वो बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल कांटेक्ट है, ये कोई जानबूझ के सलाह को गिराने की कोशिश नहीं करी गई है जिसमें हम फाउल नहीं दे सकते। तो ये पूरा मामला था जिसको लेके अपनी डिबेट चल रही है। अब वो तुम खुद देखो 4-5 बार रिप्ले, तुम खुद जाके बुक्स को एक्सप्लोर कर लो, फिर आप जाके जिससे भी डिबेट करनी करो वो फाउल था कि नहीं। लेकिन अब तो रात गई, बात गई, आगे बढ़ चुकी है अर्जेंटीना, इजिप्ट घर आ चुकी है, अब तुम कुछ भी बोल लो, टूर्नामेंट तो आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, जो इजिप्ट के प्लेयर थे मुस्तफा जीको, जो बहुत रोते हुए आते हैं और इंटरव्यू देते हैं एकदम रोतड़ू आंसू बहाते हुए, और वो कहते हैं ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तुम सबने तो इंटरव्यू देखा ही होगा यार कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे अर्जेंटीना को फेवर करा जा रहा है, हम जैसे गरीब टीमों को कोई यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, और कहता है कि टूर्नामेंट पूरा रिग्ड है। और इजिप्ट के जो कोच हसन होते हैं वो तो आगे सीधा यही बोलते हैं कि शायद फीफा जो है रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन को टूर्नामेंट में रखना चाहती है जिससे वो और पैसा कमा सके, वो रिच हो सके। वो ये कहते हैं कि मेसी अगर टूर्नामेंट में रहेगा तो फीफा को पैसे बना के देता रहेगा, फीफा के चूतड़ों को पैसों की गर्मी मिलती रहेगी, फूलते रहेंगे, सब पैसा कमाते रहेंगे। वो एकदम कॉर्पोरेट वाला रिप्लाई देते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको तो इतना पता ही होगा कि भाई जो चीज अच्छी है उसको ज्यादा पुश करा जाएगा मार्केट में, जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है उनको ज्यादा फेवरेटिज्म मिलेगा। यही सेम इजिप्ट के कोच भी आगे बोलते हैं, और वो ये बोलते हैं कि एक बार मैं इस टूर्नामेंट के बाद मैं एक भी फीफा वर्ल्ड कप का मैच नहीं देखूंगा, ये हमारे साथ गद्दारी की गई है, नाइंसाफी हुई है, और ये बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी बोल देते हैं। वो इजिप्ट के एक फॉर्मर प्लेयर होते हैं, वो तो आगे सीधा यही बोल देते हैं कि फीफा पे तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फीफा के ऊपर। वो ये कहते हैं कि अगर इजिप्ट जीत जाता तो फीफा के बहुत सारे पैसे घुस जाते, फीफा इतना पैसा ना कमा पाता, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप जो है वो छोड़ के भाग जाते अगर मेसी टूर्नामेंट से बाहर चला जाता। उनका कहना ये है, वो चाहते हैं फीफा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये था पूरा अभी 2026 के वर्ल्ड कप तक का जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं। एट दिस मोमेंट ये सारे इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे, और आगे भी शायद हो सकते हैं भैया, देखो क्योंकि जब कोई चीज
चीज आगे बढ़ रही होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उससे हेटर्स भी आते हैं, प्यार करने वाले भी आते हैं। तो विल सी आगे क्या होने वाला है, बूम बड़ाका। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों मिला था। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस होती है। तो हम भी आओ थोड़ा जानते हैं आखिर अंदर चल क्या रहा था। तो ये जो एलिगेशंस मेसी पे लगते हैं फेवरेटिज्म वाले, भाई वो आज के तो है नहीं, सीधी सी बात है। आज से 12 साल पहले तो फीफा 2014 का चल रहा था वर्ल्ड कप, वहां पे भी हुआ था ब्राजील में पूरा यही सेम इंसिडेंट। जो पूरा लफड़ा था वो यही था कि मेसी गोल्डन बॉल जीत जाते हैं जर्मनी से हारने के बाद 1-0 से। और पूरे टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो मेसी ग्रुप स्टेज में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं, परफॉर्म, गोल्स वगैरह मार रहे होते हैं। लेकिन जब नॉकआउट्स मैच आते हैं तो मेसी से गोल ही नहीं लग रहे होते हैं, मेसी कुछ कर ही नहीं पा रहे होते, लेकिन टीम फिर भी किसी तरह फाइनल जा रही होती है। और फिर जो क्रिटिक्स होते हैं वो आके यही बोलते हैं कि मेसी से अच्छा तो बाकी के प्लेयर खेल रहे हैं, उनका इम्पैक्ट ज्यादा है क्योंकि वो गोल कर रहे हैं, वो असिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिक्स जो होते हैं वो आके ये भी बोलते हैं गोल्डन बॉल हामेस रोड्रिगेज को मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसके अच्छे स्टैट्स थे। और बहुत सारे लोग थॉमस मुलर का भी नाम लेते हैं क्योंकि जर्मनी जीती होती, थॉमस मुलर उनका स्टार प्लेयर होता है। और आर्यन रोबिन की भी बात करी जाती है जो नीदरलैंड से खेल रहे होते हैं, क्योंकि भाई वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट उसका भी जा रहा होता है। और मेसी को गोल्डन बॉल मिलने के बाद जो उस टाइम के फीफा प्रेसिडेंट होते हैं वो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि मेसी को गोल्डन बॉल क्यों मिल रही है यहाँ पे। और वो बाद में एडमिट भी करते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिलता है तो वो देख के शॉक थे बिल्कुल कि मेसी को कैसे मिल रहा है ये अवार्ड। और वो ये भी कह देते हैं कि ये जो डिसीजन था टेक्निकल कमेटी के हिसाब से बहुत ही गलत डिसीजन था। तो अर्जेंटीना के महादबंग डिएगो माराडोना भी आगे ये बोलते हैं कि ये फेवरेटिज्म है, यहाँ पे मेसी को मार्केटिंग रीजंस की वजह से अवार्ड मिल रहा है, ना कि स्टैट्स और परफॉर्मेंस की वजह से। वो भी यही कहते हैं कि हामेस रोड्रिगेज जो है वही है जो डिजर्व करता था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, क्योंकि उसका इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस थी। और मेसी डिजर्व नहीं करता था, मेसी को नहीं मिलना चाहिए था ये अवार्ड। महादबंग माराडोना भाई का ये कहना होता है। मारियो कैंपस जो 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के साथ जीते होते हैं, जो अर्जेंटीना के बहुत बड़े आइकॉन होते हैं, वो भी आगे ये बोलते हैं कि मेसी की परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क थी, भाई कुछ खास खेला नहीं मेसी ने नॉकआउट्स में। और वो ये कहते हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था अर्जेंटीना को फाइनल तक ले जाने में, तो ये गलत डिसीजन है, उनका कहना होता है ये। और कुछ क्रिटिक्स होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो गोल्डन बॉल होती है उसको स्पॉन्सर एडिडास कर रहा होता है, और वो वही ब्रांड होता है जो मेसी को बहुत टाइम से स्पॉन्सर डील देके बैठा होता है, जिसकी वजह से ये पूरा लफड़ा चल रहा होता है कि मेसी को यहाँ पे फेवर करा जा रहा है, ब्रांड्स भी फेवर कर रही है मेसी को, सब चाहते हैं मेसी ही हर जगह हो, मेसी का ही पोस्टर हो, घर में तुम नहाने जा रहे हो तो मेसी का पोस्टर हो, तुम टॉयलेट जा रहे हो तो मेसी का पोस्टर हो, हर जगह उनके हिसाब से मेसी का ही पोस्टर होगा क्योंकि मार्केटेबल बंदा है वो। इतना सारा जो सुनने को मिल रहा होता है, हर जगह से क्रिटिसिज्म आ रहा होता है, लेकिन जो अनबायस लोग होते हैं वहां पे उस टाइम पे जो देख रहे होते हैं ढंग से गेम, जिनके पास एक आई होती है जो पूरा फील्ड एनालाइज कर रही होती है, जिनको दिख रहा होता है एक्चुअली मेसी कर क्या रहा होता है, तो वहां पे वो लोग बताते हैं कि जो मेसी का जो पूरा इन्फ्लुएंस होता है, जो सामने वाली टीम नाम देखकर डरी रहती है कि सामने मेसी आ रहा है, तो उससे होता क्या है, जो मेसी जब भी फील्ड में उतरता था तो सामने वाली टीम का जो पूरा डिफेंस था वो मेसी को मार करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से बाकी टीम को स्पेस मिलता था, जिसकी वजह से अर्जेंटीना को काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने में मदद मिलती थी और जिसकी वजह से फाइनल तक टीम गई थी। और अगर मेसी का कोई कंट्रीब्यूशन ही ना होता, ग्रुप स्टेज में हो चाहे वो नॉकआउट में भले ही उन्होंने गोल नहीं मारे, बट अगर वो सामने वाली टीम के डिफेंस को इतना अट्रैक्ट ना करता अपनी तरफ और उनको इतना बिजी ना करता अपने में, तो टीम को कभी इतना मौका ही नहीं मिल पाता कि वो फाइनल तक जा पाते उसके बिना। तो यही होता है फुटबॉल फील्ड पे इम्पैक्ट। तुम फुटबॉल खेलने आए हो तो कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, ये टीम का स्पोर्ट्स है, इसीलिए टीम जो अच्छा खेलेगी वो सीधी सी बात है आगे जाकर जीतेगी। जैसे जर्मनी, अगर तुम 2014 का पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लो, उनका भाई आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उनकी टीम में एक से एक प्लेयर होते हैं जो हर तरह से हर जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। और ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, जो अच्छा खेल गई उस दिन पे वो जीत जाएगी। वरना इंडिया के पास 2023 का वर्ल्ड कप होता, बट नहीं है ना, इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, भले ही पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करा। और जो क्रिटिक्स होते भी हैं, लेकिन जो ढंग के अच्छे क्रिटिक्स होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ गोल्स और असिस्ट पिच पे करने से तुम अच्छे प्लेयर नहीं बन जाते, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, चाहे वो की पासेस हो, ड्रिबलिंग हो गई, पिच पे तुम कितना टीम को बना कर दे रहे हो मौका, जिसकी वजह से तुम्हारी टीम आगे प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल बंदा नहीं ध्यान देता, क्योंकि उसको अपना एक स्टार प्लेयर दिख रहा होता है या तो उसको अपना एक फेवरेट दुश्मन दिख रहा होता है जिसके खिलाफ वो इंटरनेट पे जाके लड़ाई कर रहा होता है या उसको डिफेंड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो फुटबॉल पिच पे चल रहा होता है, जो पूरी फुटबॉल पिच देख रहा होता है, हर एक छोटी छोटी चीज जो नोटिस कर रहा होता है, वो ध्यान दे रहा होता है कि भाई इसका इम्पैक्ट कितना है पूरी फील्ड पे। अब हम आ जाते हैं पेनल्टीज की जो मेसी को मिलती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। इस बीच अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अर्जेंटीना को बहुत पेनल्टीज मिलती है,
जो अर्जेंटीना के क्रिटिक्स हमेशा हाईलाइट करते हुए आए हैं बहुत टाइम से कि अर्जेंटीना को बहुत फेवर करा जाता है, हर बात पे उनको पेनल्टी मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को 7 मैच में 5 बार पेनल्टी मिलती है और अर्जेंटीना पहला ऐसा नेशन होती है जिसको इतनी पेनल्टीज मिली होती है। अर्जेंटीना के बराबर किसी को पेनल्टी आज तक मिली नहीं होती है किसी एक टूर्नामेंट में। और करेंटली 2026 के वर्ल्ड कप में भी अर्जेंटीना को 3 पेनल्टीज मिली है। इसका मतलब है उनको पिछले 12 मैचेस में फीफा वर्ल्ड कप में 8 पेनल्टीज मिली है। मतलब रफली एक एवरेज निकलता है जो 135 मिनट में एक उनको पेनल्टी मिल रही है। समझ लो पिछले 2 टूर्नामेंट में जितना अर्जेंटीना को पेनल्टीज मिली है उतना किसी को भी नहीं मिली होती। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड आती है सिर्फ 4 पेनल्टी के साथ पिछले 2 टूर्नामेंट में। और पोर्चुगल, फ्रांस और ब्राजील को 3-3 पेनल्टीज मिली होती है पिछले 2 वर्ल्ड कप में। तो इतने सारे पेनल्टीज जो अर्जेंटीना को मिलते हैं, इससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्जेंटीना को फेवर करा जाता है, रिग्ड है सारे वर्ल्ड कप्स। लेकिन यहाँ पर एक काउंटर आर्गुमेंट आता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ काउंटर आर्गुमेंट है क्या। 2018 में जब VAR इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके बाद से पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में पेनल्टीज बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हो गई थी टीम्स को, क्योंकि पहले VAR था नहीं तो इतना डीपली चेक नहीं हुआ करता था। लेकिन अब चेक होता है, फिर देखा जाता है कि फाउल है तो पेनल्टीज मिल रही है बॉक्स में। और मेसी ने तो 2026 वर्ल्ड कप में 2 पेनल्टीज भी मिस करी है। और इसका मतलब भी यही होता है कि जरूरी नहीं ना कि तुमको पेनल्टी मिल रही है तो सक्सेस भी गारंटीड है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो 2022 में जब अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स का मैच होता है, और सबको पता है नेदरलैंड्स के उस टाइम कोच थे लुइस वैन हाल या वैन गाल, जो भी तुम कहना चाहो अपनी लैंग्वेज में। उस क्वार्टर फाइनल मैच के 8 महीने बाद लुइस वैन हाल आके बोलते हैं। तो मैं तुम्हें वहां पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो ये जो लफड़ा है वो उस मैच से पहले शुरू होता है। लुइस वैन हाल कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं अर्जेंटीना के ऊपर आके, जिससे अर्जेंटीना का जो कैंप होता है वो अपसेट हो जाता है उनसे। वो कहता है यार ये क्या अजीब अजीब पागलों जैसी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब अपोनेंट्स के पास पोजीशन होता है बॉल का तो मेसी पार्टिसिपेट नहीं करता उसमें आके, हेल्प नहीं करता अपनी टीम की। और कहते हैं कि इसका मतलब मेसी डिफेंसिव डिपार्टमेंट में भाई वीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल निठल्ले हैं, नालायक हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ये गेम पेनल्टीज तक चला गया तो नेदरलैंड्स के पास एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने पेनल्टी की बहुत प्रैक्टिस की है। और जो बातें चल रही होती है लुइस वैन हाल की, उस वजह से जो है अर्जेंटीना का जो कैंप होता है पूरा वो बहुत मोटिवेटेड होता है एकदम उनकी बात सुन के कि अब तो ये गेम जीतना है, अब तो मुंह तोड़ना है सबका। तो गेम जब चालू होता है और मेसी डच डगआउट के पास जाके एक ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं जिससे देख के पूरा डगआउट में जितने भी लोग बैठे होते हैं सब ट्रिगर हो जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं कि ये तो यार बेइज्जती कर रहा है मेरी। स्पेशली वो लुइस वैन हाल के सामने जाके करता है सेलिब्रेशन। उसके बाद फिर जो पेनल्टी शूटआउट में उनको विक्ट्री मिलती है। तो जब वो मैच खत्म हो जाता है उसके बाद जो पोस्ट मैच इंटरव्यू चल रहा होता है, तुम सबने देखा होगा मेसी का एक इंटरव्यू बहुत फेमस, जिसमें वो इंटरव्यू देते देते रुकता है। Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Tranquilo. तो उस टाइम वहां पे डच स्ट्राइकर वॉर्ड वेगहॉर्स्ट खड़े होते हैं वहां पे, और मेसी उसको देख के बोलता है अबे तू क्या देख रहा है भाई दल्ले, चल निकल यहाँ से। मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड थे मेसी के। लुइस वैन हाल डच आउटलेट से बातें कर रहे होते हैं 2023 में सितंबर के आसपास। तो ये कहते हैं जैसा कि तुम देख रहे हो कि अर्जेंटीना कैसे गोल्स कर रही है, कैसे हमें गोल्स मिल रहे हैं करने के लिए, और कैसे अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर्स बहुत ही खराब खेल रहे हैं, बहुत ही गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। और वो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये सब प्री मेडिटेटेड है, सब पहले से सेटिंग हो रखी है, स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है, जैसा आगे स्क्रिप्ट लिख के दे दी। तो वो ये सारी चीजें बोलते हैं। और जैसा कि सबको पता है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे लोग आके इंटरनेट पे स्पेशली क्लेम करते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड कप रिग्ड है, ये वर्ल्ड कप फिक्स था, पूरा अर्जेंटीना को फेवर करा गया है, जिताया गया है, मेसी को पोस्टर बॉय बनाया गया है। और फिर जो फुटबॉल मीडिया होता है उसके बाद जो वैन हाल का ये जो सारा कमेंट्स होता है वो ये सब बोल रहे होते हैं, तो सब यही बोलते हैं कि अंकल जी हटिया गए थोड़ा दिमाग से, उनकी बातों को सब डिसमिस कर देते हैं, कहते हटाओ यार अंकल जी, कोई बात नहीं सुनता, नोबडी केयर्स अंकल जी, आप जाएं, आपकी छुट्टी हो गई है, आप हार चुके हैं, आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे रोइए मत। ये साफ साफ मीडिया आउटलेट सारे जाके बोलते हैं। ऐसा है भाई, जाके तुम चेक कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। और मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स जो आते रहते हैं वैन हाल के, जो डच कैप्टन थे वर्जिल वैन डाइक, वो ये सब सुनने के बाद टीम को और खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं वैन हाल के साथ। कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, कौन है ये, हम नहीं जानते इनको बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि वो जो ये बोल रहे हैं हमारा ये ऐसा ओपिनियन नहीं है, हम ऐसा नहीं सोचते, उनको बोलने दो, वो सटिया गए थोड़ा हारने के बाद। हो जाता है कभी कभी यार, तुम कोई भी नॉर्मल गेम हारो वीडियो गेम में, उसमें तुम पगला जाते हो, वैसे ही वो भी पगला जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपनी डिफीट। तो ये सारा बवाल तो तुम्हें आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। अब मेरे फेवरेट टॉपिक पे चलते हैं, जो मेरा बहुत सारे लोगों से आर्ग्यूमेंट भी हो चुका है इन चीजों पे, बैलन डोर के ऊपर। और बहुत टाइम ऐसा आया है कि बहुत सारे बैलन डोर जो कोई और जीतना चाहिए था वहां पे मेसी आके जीत गया।
तो ये मेरा एक तरह से फेवरेट टॉपिक है। मुझे बहुत मजा आता है इसके ऊपर लोगों से बात करने में, क्योंकि मैं भी चाहता था कुछ ऐसे प्लेयर्स को जीतता है वो बैलन डोर जिनको मिलना भी चाहिए था, बट वहां पे मेसी को मिल गया। तो अब हम थोड़ा डीप डाइव मारते बैलन डोर्स को लेकर। सबको पता है मेसी के पास 8 बैलन डोर्स हैं, और बैलन डोर एक ऐसा अवार्ड है जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे पूरा डिपेंड करता है। उसमें से 3 बैलन डोर्स ऐसे थे जो लोगों को ट्रिगर कर दिए थे। ठीक है, मुझे भी बहुत ट्रिगर करे थे वो 3 विक्ट्रीज। मुझे भी नहीं पसंद आई थी कि यार यहाँ पे मेसी को क्यों मिल रहा है। तो हम बात करते हैं थोड़ा उसके बारे में, और जिसपे बहुत सारी डिबेट भी हुई है। जैसे फैंस नहीं, बहुत सारे मीडिया में जाके इसके ऊपर बवाल चला है, आज भी चलता रहता है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वोटिंग का जो क्राइटेरिया है वो सब मेसी को फेवर करता है, सब मेसी को पसंद करते हैं, अच्छा गाय है, गुड गाय है, इसकी वजह से उसको वोटिंग मिलती है और वो बैलन डोर जीत जाता है। सबका यहाँ पे यही कहना होता है कि जो बंदे टीम की हेल्प कर रहे हैं जिताने में, जो अच्छा खासा स्कोर भी कर रहे हैं, अच्छे स्टैट्स भी उनके, लेकिन तुम उनको बैलन डोर नहीं दे रहे हो। तुम एक ऐसे बंदे को बैलन डोर दे रहे हो जिसका खुद के स्टैट्स अच्छे दिख रहे हैं मार्केट में, हाँ दिख रहा है इसने ये करा है वो करा है। तो सबसे ज्यादा जिसपे आर्ग्यूमेंट चली थी वो 2010 में था, जिसमें मेसी को जब मिला था बैलन डोर, लेकिन सब कहते थे वहां पे वेस्ली स्नाइडर को मिलना चाहिए था बैलन डोर। वेस्ली स्नाइडर की बात करते हैं तो वेस्ली स्नाइडर ने उस सीजन इंटर मिलान की तरफ से इतना अच्छा खेला होता है और टीम को ट्रेबल जिताया होता है, जिसमें सीरी आ टाइटल होता है, चैंपियंस लीग होती है और कोपा इटालिया होता है। और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप आता है 2010 का, जिसमें वेस्ली स्नाइडर अपनी टीम को लेकर जाता है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल तक। भले ही वो टीम हार जाती है उनकी, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भी कि तुम 2 टीम्स को, एक क्लब की टीम एक अपनी इंटरनेशनल टीम को मेजर फाइनल्स में लेके जा रहे हो। और जब बैलन डोर की बात आती है तो वेस्ली स्नाइडर 4th पर फिनिश करता है यार। तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। पहले क्या होता था कि जो जितने भी बैलन डोर्स की वोटिंग होती थी उसमें सिर्फ जर्नलिस्ट के वोट लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो 2010 का बैलन डोर होता है इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोचेस और जो कैप्टन होते हैं टीम के वो सब भी वोट करते हैं। और एक डेटा रिवील होता है जिसमें बताते हैं कि अगर सिर्फ जर्नलिस्ट लोग ही यहाँ पे वोट कर रहे होते तो वेस्ली स्नाइडर ही जीत रहा था बैलन डोर। पर वहां पे मेसी को इस वजह से बैलन डोर मिल जाता है क्योंकि मेसी ने बहुत ज्यादा गोल मारे हुए थे। मेसी ने पूरे कैलेंडर ईयर में 60 गोल मारे थे, और जो टीम्स के कैप्टन्स और कोचेस होते हैं वो मेसी को ज्यादा फेवर कर रहे होते हैं, उनको मेसी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मेसी वो वाला बैलन डोर जीत जाता है। और उसके बाद वेस्ली स्नाइडर का जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि वो कहता है कि यार ये तो थोड़ा अनफेयर हो गया मेरे साथ कि मेसी जीत गया बैलन डोर, मैं नहीं जीता। और कहता है मैं वो लौंडा भी नहीं हूँ जो बैठ के इस पर रोएगा, क्योंकि बैलन डोर एक इंडिविजुअल अवार्ड है और मेरे को टीम के साथ जीतने में ज्यादा मजा आता है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब हम आ जाते हैं 2021 में, और जो क्रिटिक्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो 2020 का बैलन डोर था वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि कोविड आ जाता है। तो 2020 में रॉबर्ट लेवेंडोस्की बायर्न के साथ ट्रेबल मारता है, बुंडेसलीगा, डीएफबी पोकल और चैंपियंस लीग। और 2020 में रॉबर्ट लेवेंडोस्की पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन जाता है। और 2021 आता है और लेवेंडोस्की अपना पीक परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं, वो बना-बन गोल ही पेल रहे होते हैं, मशीन बन जाता है लेवेंडोस्की पूरा। और गर्ड मुलर का वो रिकॉर्ड तोड़ देता है 49 साल पुराना, जो मोस्ट गोल्स इन सिंगल बुंडेसलीगा सीजन में होता है। लेकिन बैलन डोर वहां पर मेसी को फिर से मिल जाता है। और जो उसकी स्पीच होती है मेसी को जब ये पूरा अवार्ड मिलता है, तो मेसी आगे वहां पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को एक्नॉलेज भी करता है, और मेसी आगे ये भी कहता है कि 2020 का बैलन डोर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की का कोई एक इंटरव्यू चल रहा होता है, वहां पर वो कुछ बोलता है, पर जो मीडिया होती है वो एक गलत नैरेटिव चला देती है, जिसमें वो हर जगह उड़ा देते हैं कि ये सिर्फ एम्प्टी वर्ड्स है भाई और कुछ नहीं, जिसकी वजह से मेसी गुस्सा आ जाता है। जिसमें तुम लोग ने क्लिप भी देखी होगी कि पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना का एक मैच चल रहा होता है, जिसमें लेवेंडोस्की आकर हाथ बढ़ाता है, बट मेसी देखता नहीं है और कहता भग तेरी, निकल यहाँ से, मैं नहीं जानता तुझे। 2021 में बैलन डोर जो मेसी को मिलता है, उसके बाद जो पूरा बवाल चलता है इंटरनेट पे, हर जगह पूरी दुनिया में धूम धड़ाका चल रहा होता है, बम बम फट रहे होते हैं। तो उसके बाद जो फ्रांस फुटबॉल होती है वो रूल्स चेंज करती है पूरे बैलन डोर के। तो वो पूरा जो साइकिल होता है 1 ईयर का, उसको ऑल्टर करके वो अगस्त से लेके जुलाई तक का रखते हैं, पूरा एक यूरोपियन सीजन जैसे चलता है उस तरह से। और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो टॉप 100 नेशंस होते हैं फीफा की रैंकिंग में, सिर्फ वही वोट कर पाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेशन है जो बेचारे छोटे छोटे नेशन है लेकिन उनके पास भी राइट्स थे, तो प्लेयर्स को फेवर वहां पे मिल जाता था कि अरे ये तो बड़ा प्लेयर है, ये तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, इसको वोट दोगे, उसको वोट दोगे, तो वो वाला पूरा कट कर देते हैं। और फिर हम आते हैं 2023 में, जहां पे मेसी को 8th बैलन डोर मिलता है अपने करियर में। आज तक कोई इतना बैलन डोर नहीं जीतना जितना मेसी ने जीत रखा है, ठीक है। जहां पे मेसी को फिर से क्रिटिसिज्म मिलता है, सब यही कहते हैं कि यार सिर्फ एक टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की वजह से मेसी को बैलन डोर मिल गया, बहुत गालियां पड़ रही होती हैं हर जगह पे। मैं भी उसमें से एक बंदा था जो गुस्साया हुआ था कि यार मेसी को बैलन डोर क्यों मिल रहा है, मेसी डिजर्व नहीं करता था बैलन डोर, ये बैलन डोर हर्लिंग हालैंड डिजर्व करता था, क्योंकि उसने ट्रेबल मारा था मैन सिटी के साथ। और
अर्लिंग हालैंड का वो एक परफेक्ट सीजन भी होता है एज अ स्ट्राइकर। मैन सिटी के साथ तुमने साइन करा, तुम्हारा पहला सीजन ही आगे तुम गोल्डन बूट जीते जा रहे हो, तुम ट्रेबल जीत रहे हो आगे, और पूरे सीजन में वो 52 गोल्स मारता है, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है वो, जिसकी वजह से मैन सिटी अपने हिस्ट्री में पहली बार ट्रेबल जीतती है और चैंपियंस लीग जीतती है। और जिसके बाद सारे क्रिटिक्स आके ये भी बोलते हैं यार कि यार ये तो गलत बात है, उससे ढंग से तो पूरा सीजन भी नहीं खेला, वो MLS जाने की सोच रहा है और तुम उसको बैलन डोर दे रहे हो, यार ये सब क्या कर रहे हो। और सिर्फ यही आर्गुमेंट चल रही होती है हर जगह कि हालैंड जो प्रीमियर लीग जैसी खतरनाक लीग में खेल के सबको आउट परफॉर्म कर रहा है, ट्रेबल जिता रहा है, कैरी कर रहा है अपने कंधों पे पूरी टीम, तुम उसको छोड़ के एक ऐसे बंदे को दे रहे हो जो फ्रेंच लीग में खेल रहा है, जो सिर्फ एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से पूरा बैलन डोर जीत गया। तो पूरा वर्ल्ड में इसको लेके बवाल चल रहा होता है, और बैलन डोर के इन सब हरकतों की वजह से सब यही बोलते हैं कि बेकार अवार्ड है, हटाओ यार, ये तो फॉलो भी नहीं करने वाला है। मतलब सही बात है यार, इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगा कि मेसी ने सिर्फ पूरा सीजन वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, बट यार अर्लिंग हालैंड डिजर्व करता था वो लास्ट वाला बैलन डोर। ठीक है, मुझे गाली मत देना, लेकिन यही सच्चाई है। तो यही थे मेरे पास कुछ पॉइंट्स जो मैं ढूंढ ढांड के लाया था तुम लोग के लिए बताने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे गाली दोगे कि मैंने अर्जेंटीना की टी शर्ट पहनी हुई है, बट भाई मैं बायस नहीं हूँ, जो मेरे को पॉइंट्स और फैक्ट्स मिले हैं मैं वो तुम लोग के सामने ला के एक रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम उसको कैसे लेते हो वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, तुम कहाँ से आए हो, किस फैन बेस को सपोर्ट करते हो, भाई वो मैटर नहीं करता। अब जो है वो यही है, अब वो तुम्हें इसमें से डिसाइड करना है। तुम्हें लगता है मेरी रिपोर्ट्स भी रिग्ड हैं तो वो तुम्हारी मर्जी है, कमेंट सेक्शन में रिग्ड लिख देना तुम्हारी मर्जी। और तुम्हें लगता है कि यार अच्छा बनाया मैंने, तुम लोग को मजा आया वीडियो देख के, कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है इससे आगे वीडियो बनाने में। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा दो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, और तुम्हारे जो फुटबॉल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, और इंडिया में हेल्प करो फुटबॉल को ग्रो होने में। मे भी शायद हमारे देश में भी एक टाइम में बहुत पॉपुलर हो जाए फुटबॉल, फिर बैलन डोर्स यहाँ पे भी लोगों को मिल रहे हो, फिर बैठ के लड़ाई धड़ाई दंगे फसाद चल रहे हो, लेकिन मजा बहुत आएगा। तो आई होप तुम लोग को मजा आया हो वीडियो देख के, आई होप तुम सब एंटरटेन हुए हो। हमारा एक गेमिंग चैनल है, जाने से पहले वो जरूर चेकआउट करना, सब्सक्राइब करना अगर कंटेंट अच्छा लगे। हमारे ग्रुप पे हम लोग बैठ के गेम खेलते रहते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम में saltyboys_yt करके वो भी फॉलो कर लेना। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।